गुड मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम टू नवनीत एकेडमी। मैं वंशिका शर्मा, आपकी साइंस टीचर। आज आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चलिए। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत मस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाना। अब ये वन प्लेस टू अनदर क्या है? हमारी बॉडी की ही प्लेसेस है कि हमारी होल बॉडी में बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना। किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी होल बॉडी में? यस, ये वेरी गुड। ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, है ना। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, और वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ये कैसे होता है बेसिकली? सबसे पहले यही टॉपिक है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बींग्स, यानी हम ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 6.7 क्या बोल रखा है इन्होंने इस एक्टिविटी में? विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, हॉस्पिटल वगैरह, डिस्पेंसरीज वगैरह। फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ह्यूमन बींग। एक नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की? हीमोग्लोबिन आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है। वेरी गुड, जिससे रेड होता है हमारा ब्लड। बेसिकली ये क्या होता है? ये वो पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में ना। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स? ये आप लोग को तो अच्छे से पता है, इसके लिए आपको कोई नीड नहीं है डिस्पेंसरी वगैरह जाने की। आप पढ़ते आ रहे हैं ये पहले से ही कि चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए थोड़े बहुत हीमोग्लोबिन में वेरिएशन होते हैं। जैसे एक नॉर्मल चिल्ड्रन को लगभग 11 to 15 ग्राम्स ऑफ ब्लड चाहिए होता है ना। जबकि एक नॉर्मल फीमेल को, यानी एक एडल्ट फीमेल को 12 से 15 ग्राम चाहिए होता है। एक मेल को जो चाहिए होता है वो होता है 13 से लेकर 17 तक। हम अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। Now, is there any difference in the hemoglobin level for men and women? Yes, it is basically difference होता है क्या कि फीमेल को 12 से 15 चाहिए होता है, जबकि मेल्स को 13 से 17 के बीच में चाहिए होता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उनके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बॉडी की नीड अलग अलग होती है। ठीक है। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, बेसिकली जहाँ पर एनिमल्स की जो डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल होता है। फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल लाइक बफेलो और काव। नाउ इज़ द कंटेंट डिफरेंट इन काव, मेल एंड फीमेल एनिमल? येस, जैसे हम ह्यूमंस में अलग अलग होता है वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग होता है। बेबी काव को कितने चाहिए होते हैं, यानी काव को कितने चाहिए होते हैं? 10 ग्राम्स बेसिकली। मेल को जो चाहिए होते हैं वो 8 से 12 ग्राम। फीमेल को जो चाहिए होता है वो है 10 से 15 ग्राम। ठीक है, ऐसे इनकी नीड होती है। नाउ कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड ह्यूमन बीइंग और एनिमल। बेसिकली इन सबकी उनकी बॉडी की नीड के हिसाब से चाहिए होता है किसी भी पर्सन को ब्लड या किसी भी एनिमल को ब्लड। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। We have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. पढ़ा है ये हमने अभी अभी, है ना। Now in class 9th we learnt about blood being a fluid connective tissue. Yes, basically उसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? फ्लूइड होता है। और हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यही होता है। अब इसी प्लाज्मा में हमारा ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जिसको मैं हीमोग्लोबिन कहती हूँ कि नहीं। नाउ ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड एंड द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, बेसिकली यही ट्रांसपोर्ट करता है व्हाट? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट in dissolved form
और ये ब्लड से फिर सेपरेट आउट हो जाते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास पहुंच जाते हैं। जैसे हमारा जो ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड cells basically, and many other substances like salt are also obtained by transport by the blood। यानी बेसिकली हमारा ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और सारे सेल्स से जितना भी सारा वेस्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में वो ले लेता है। So we thus need a pumping organ which is what? Our heart, ताकि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके, to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and the system। See, network of tubes is our nerves, जिनमें ट्रैवल करता है, जो सारे ब्लड को हमारे हर सेल, हर टिश्यू तक पहुंचाती है। and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। और हाँ, अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो वो खुद ब खुद उस डैमेज को हील कर सके, ऐसा भी। ठीक है, सो वो कैसे कैसे वर्क करता है देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे सबसे यू कैन से मेन ऑर्गन जो हमारा हार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। आवर पंप, द हार्ट, जो बेसिकली ब्लड को पंप करता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, यानी हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एज हमारी पूरी बॉडी में देखो जाना होता है, इसीलिए क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। एक तरफ हमारा गंदा ब्लड यू कैन से, और एक तरफ क्लीन जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने जाएगा। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, और ताकि वो प्योरीफाई हो सके खुद ब खुद। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैव टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, ताकि वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके और हर सेल तक क्या पहुंचा सके? ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नाउ वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू अ थिन वॉल। एक सेकेंड, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि आप लोग को भी नज़र आ जाए। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट कॉल्ड द लेफ्ट एट्रियम। देखते हैं कहाँ है हमारा लेफ्ट एट्रियम? सी, यहाँ से, इस लेफ्ट एट्रियम से, ये जो पोर्शन है हमारा लेफ्ट साइड, यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड द ब्लू पोर्शन जो इन्होंने दिखा रखा है राइट वेंट्रिकल वगैरह, इसके अंदर क्या होता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है बेसिकली, CO2। ओके, अब एट्रियम इज किसको कहते हैं? जो अपर चैम्बर होता है लेफ्ट में। लेफ्ट एट्रियम मीन्स लेफ्ट अपर चैम्बर, एंड वेंट्रिकल इज लेफ्ट लोअर चैम्बर। सेम, ये क्या है हमारा? राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। अब ये सेप्टम जो है ये डिवाइडिंग वॉल होती है, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली इन दोनों को मिक्सिंग अप से रोकता है। ठीक है, और ये हमारी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, वीना कावा है। ठीक है, और ये हमारी सबसे जो मोटी होती है ओटा, ये सब हैं। अब ये सब क्या है? ये नर्व्स के नेम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होता है?
रश निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, यानी हमारा लेफ्ट एट्रियम से सबसे पहले द लेफ्ट एट्रियम रिलीजेस व्हेन इट इज़ कलेक्टेड दिस ब्लड, when it contracts, while the next chamber left ventricle relax so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body. अब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये बाहर पंप आउट कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में जाना होता है, तो ये बाहर की तरफ पंप आउट हो जाता है। सबसे पहले ये क्या है, हमारी सारी वीन्स में से, नसों में से क्या आता है। अब ये जो वीन्स होती है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे वीन्स और आर्टरीज में फ़र्क क्या होता है। अब ये वीन्स में से क्या है, ये यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ़्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस पे प्रेशर पड़ा तो इसने इस लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजा ब्लड। अब यहाँ जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी इस पे जब प्रेशर पड़ा तो ये कहाँ पर भेजते हैं, ये ब्लड ये भेजते हैं ओटा में, यानी इस ओटा नर्व के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये देखते हैं। Now deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the right, yani right atrium. As it relaxes, as the right atrium contract, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, and the transfer blood to the right ventricle, which is in turn pump it to the lungs for oxygenation. See, ध्यान से समझना है इसको। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये वीना कावा जो हमारी अपर बॉडी की है और ये वीना कावा जो हमारी लोअर बॉडी की है, यहाँ से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ पर, इस राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कहाँ पर कर देता है, राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड भेज देता है। अब जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ से कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज़ में। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज़ इसको कहाँ भेजती हैं, हमारे लंग्स में, जहाँ ये लंग्स में जाकर जब हम एक्सेल करते हैं तो उस ब्लड में से सारा CO2 निकाल कर तो एक्सेल कर देते हैं, और वो ब्लड जब प्योरीफाई हो जाता है तो वापस वो हमारे हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। सबसे पहले यहाँ से पल्मोनरी वीन्स से क्या आया, साफ ब्लड जो है वो आया कहाँ पर, लेफ़्ट एट्रियम में, सॉरी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ़्ट एट्रियम तो ये कहाँ चला जाएगा सारा ब्लड, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ओटा से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जब ये सर्कुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो फिर वीना कावा जो हमारी अपर बॉडी की, अपर बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लोअर बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ आ जाएगा, इस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स द होल blood goes to pulmonary arteries. From here it goes to our lungs, and lungs will deoxify carbon dioxide, deoxify the blood, और ये ब्लड जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, और ये कंटिन्यूशन में चलता रहता है। और ये जो सेप्टम होता है ये बेसिकली सेपरेट करके रखता है इन दोनों ब्लड को, ताकि वो मिक्स अप ना हो एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। Since ventricle have to pump blood into various organ, इसीलिए ये thick muscular wall से बने हुए होते हैं। Then the arteria do. Arteria is basically singular form. Okay, plural form of atrium. So इसीलिए वो थोड़े थिन मस्कुलर सेल्स के होते हैं, जबकि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो थिक मस्कुलर सेल्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में भेजना होता है। नाउ वॉल्व एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड
व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये वाले जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जैसे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वापस इस एट्रियम में ना चला जाए ब्लड, ये कहाँ भेजे, इस ओटा में ही भेजे। और सेम चीज़ इसके साथ भी होती है। ये जो वॉल्स होते हैं किसके, डीऑक्सीजनेटेड यानी राइट पोर्शन के, वो यही इंश्योर करते हैं जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कहाँ ब्लड भेजे, वापस एट्रियम में ना चला जाए, ये कहाँ चला जाए, पल्मोनरी वीन्स में, सॉरी आर्टरीज में। समझ में आ गया? ओके, ये हमारा पूरा हार्ट का प्रोसेस था कि हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अब ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में कैसे एंटर करती है। ठीक है, ओके। So the separation of right side and the left side of heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. इसीलिए बीच में सेप्टम होता है ताकि दोनों मिक्स ना हो। Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animal that have high energy needs. जैसे birds हो गए और mammals हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ दूसरे एनिमल से ज़्यादा डिफर करती है और हम हॉट ब्लडेड होते हैं, जिन्हें कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो तो आउटसाइड एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पे होता है कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होगा, बाहर का एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट गर्म है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म होगा। बट हम हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को यानी बर्ड्स को और मैमल्स को क्या चाहिए होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खाना यानी एनर्जी, ऑक्सीजन की नीड ज़रूरी होती है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और जो बाकी रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वो मिक्सिंग इनकी टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर उन पर डिपेंडेंट नहीं होता, एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होता है। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड द बल्ब इज पम्प टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक तो उनकी बॉडी वैसी बहुत छोटी होती है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, दूसरी गिल्स डायरेक्टली वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर देती है। ठीक है, और जो उनके वो होते हैं चैम्बर होते हैं वो भी सिर्फ 2 ही होते हैं, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के 3 होते हैं और हम ह्यूमंस और मैमल्स और बर्ड्स के 4 चैम्बर्ड होते हैं। Thus the blood goes only once through the fish during one cycle of passes through the body, और एक ही बार सर्कुलेट होता है, सिर्फ 1 साइकिल होती है उनमें। On the other hand, it goes through the blood twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. Double circulation कैसे कि एक बार ऑक्सीजनेटेड गया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड गया। बट फिशेस में ऐसा नहीं होता, उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड आता है और वो फिर पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, दोहरापन, डबल। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर बेसिकली नर्व्स विच कैरी आवर ब्लड। बेसिकली हमने अभी देखा था कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था और पल्मोनरी वीन्स के बारे में पढ़ा था। अभी आर्टरी और वीन क्या है ये देखते हैं। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी ये ब्लड को कहाँ से, हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में लेकर जाती हैं। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर अ हाई प्रेशर, तो आर्टरीज को थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशर झेलना पड़ता है। किस चीज़ का प्रेशर? क्योंकि हार्ट से तो प्रेशर से ही बाहर निकलता है ना ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाने के लिए, इसीलिए। जबकि जो वीन्स होती हैं कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स और वापस उसको हार्ट में लेकर आती हैं, तो इसीलिए इनको इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इनकी थिन वॉल्स होती हैं, इनकी थिक वॉल्स नहीं होती हैं। बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, वो दोबारा दूसरी डायरेक्शन में ना जाए ताकि ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं, थिक मस्कुलर वॉल से बनी हुई होती है और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ताकि उनमें, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होती हैं,
क्यों? क्योंकि उनको हार्ट से पूरी बॉडी में क्या करना होता है, ब्लड को फ्लो करना होता है। वहीं पर ही जो हमारी वीन्स हैं उसको पूरे बॉडी से हार्ट में ले जाना होता है ब्लड, इसीलिए वो किसी भी प्रेशर में नहीं होती हैं और उसकी थिन वॉल्स होती हैं। नाउ ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, the arteries divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with individual cell। यानी वो एक आर्टरी भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन की नीड की ज़रूरत होती है। ठीक है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल विच आर 1 cell thick आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज सिर्फ 1 cell thick होती है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग cells take place across these thin wall, यानी thin wall के थ्रू होता है। the capillaries then join together और वो vein में वो हो जाती हैं और फिर वो blood organ से किस में चला जाता है, हार्ट में हमारे। ये देखो इसका पूरा प्रोसेस आप लोग को यहाँ दे रखा है। सी इसको अब डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड ओटा से पूरी बॉडी में गया, सबसे थिक होती है ये हमारी आर्टरी, यहाँ से कैपिलरीज में हमारी पूरी बॉडी के। कैपिलरीज ने क्या किया, हर सेल को ऑक्सीजन दे दी, एब्जॉर्ब कर लिया उस हर सेल ने, और उसमें जितना भी वेस्ट था, नाइट्रोजनियस वेस्ट था और CO2 था वो दे दिया। अब ये ब्लड गंदा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो एज वी नो कि आर्टरीज जो हैं वीन्स के साथ कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं, तो ये वीन्स में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा, और वीना कैवा के थ्रू हमारे किस में आ गया, हार्ट में आ गया। अब यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में जब ये डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, यानी CO2 इसमें से अलग हो जाएगी, तो ये इस वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू वापस इस हार्ट में आ गया। इस हार्ट में आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ओटा से ट्रैवल करके आगे आगे हर सेल में पहुंचाता जाएगा ऑक्सीजन, और ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस काम करता है। ठीक है, मे बी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब। ओके, नाउ वी हैव मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मेंटेन करने क्यों ज़रूरी हैं। प्लेटलेट्स क्या वर्क करते हैं, आप बचपन से समझते आ रहे हैं इस चीज़ को। 7th 8th में जब आपने ब्लड के बारे में पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा कि उसमें एक कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, जब आपको कहीं इंजरी हो जाती है और आपकी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो वो ब्लड को क्लॉट करते हैं, है ना। कैसे क्लॉट करते हैं सबको पता है ना, चलो समझते हैं इसको भी एक बार। सपोज़ आपको कोई कट लग गया बेटा, ठीक है, ये बॉडी में से अब ब्लीडिंग हो रही है आपके। अब ये क्या करते हैं, कैसे क्लॉटिंग करते हैं, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा ऐसे। तो ये ब्लड जो है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करता है बट निकल नहीं पाता है। ओके, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। Now what happen if the system of tube developed is leak? Think about the situation when we are injured or start bleeding। यानी अगर यही नर्व्स में से अगर कोई लीक करने लग जाए या मुझे कोई इंजरी हो जाए या कट पड़ जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये ब्लड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है दैट मीन्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एक ह्यूमन कभी भी बियर नहीं कर सकता, बिकॉज ये हमारे लिए मेन एलिमेंट होती है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, यानी हमारे पंपिंग सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और अगर हमारे पंपिंग सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो दैट मीन्स हमारी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, एज ये पंप कभी बंद नहीं होना चाहिए, एल्स वी विल डाई। To avoid this, the blood has platelet cell, इसीलिए प्लेटलेट्स होते हैं which circulate around the body, और जहाँ पर भी plug these leak by helping clot the blood at these point of injury, और जहाँ पर भी इंजरी होती है तो वो क्लॉटिंग करते हैं। क्लॉटिंग का मतलब मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ अभी क्या होता है ना, और कैसे करते हैं वो क्लॉटिंग। तो इसीलिए प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए कहते हैं विटामिन C खाना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ताकि वाइट ब्लड सेल्स जो फाइट करते हैं
वो स्ट्रॉन्ग हो, वो ज़्यादा हो, और प्लेटलेट्स जो कि क्लॉट करते हैं वो ज़्यादा हो। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट फ्लूइड जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, और वो कौन सा है? लिम्फ, और यू कैन से इट एज टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, some amount of plasma, protein and blood cell escapes into the intercellular space of tissues to form tissue fluid or lymph। अब जो हमारे कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उनमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे एक्सचेंज होता है बेसिकली सब्सटेंसेस का, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं वो छुप जाते हैं। कहाँ पर? इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि सेल्स में कुछ स्पेसेस होती है ना बीच में, उसको हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। प्लाज्मा के जैसे ही होते हैं, यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट कलरलेस होता है और कंटेन लेस प्रोटीन, और प्लाज्मा से कम प्रोटीन होता है इसमें। नाउ लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये कहाँ चला जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, which joins to form a large lymph vessels that finally opens into the large veins। और ये जो है ये कहाँ चला जाता है? नर्व्स में, वेसल्स में चला जाता है और फाइनली एक लार्ज वीन में चला जाता है। नाउ लिम्फ कैरीज, ये बेसिकली किस लिए काम आता है, क्यों होता है ये हमारी बॉडी में, लिम्फ का वर्क क्या होता है? नाउ लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, यानी हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टेड फैट होता है और जो हम एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में होता है ये, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और क्या करता है? जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है हमारे सेलुलर स्पेसेस का, यानी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं सेल्स में, उसमें से वो सारा फ्लूइड निकाल के वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, बेसिकली ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही वर्क करता है। ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? डाइजेस्टिव और एब्जॉर्ब फैट, जो कि हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ये वापस ब्लड में भेज देता है। तो ये हमारे लिम्फ का वर्क था। ये एनिमल में जितना भी सारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लेटलेट्स का होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और लिम्फ, ये पूरा उसका प्रोसीजर और यू कैन से जिस्ट थी कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है एक एनिमल में, ह्यूमन में। ठीक है।